और सबसे पहले बात लॉ एंड ऑर्डर की। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। कोचिंग सेंटर में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हो गई। कोचिंग सेंटर की छत से गिरने की वजह से छात्रा की मौत की खबर सामने आती हुई छात्रा के साथ किसी प्रकार की गलत हरकत का संदेह जाहिर किया जा रहा है। मृतक छात्रा के घर वालों ने यह आरोप लगाया है छात्रा के साथ किसी प्रकार की गलत हरकत की गई हो, ऐसा संभव है, ये परिवार वालों का कहना है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। सीसीटीवी कैमरे में लेकिन जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे ये छात्रा जो है ये ऊपर जाती हुई दिख रही है और इसके पीछे कुछ और लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संदेह के दायरे में ये सभी हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसे से पहले का जो सीसीटीवी फुटेज है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तीनों को अब हिरासत में लेकर पूछताछ में पुलिस जुट गई है। परिवार का ये कहना है कि जिस स्थान पर छात्रा का शव मिला वहां सीधे छत से गिरना संभव ही नहीं लगता है। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, और इस मामले के सामने आने के बाद विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए। तस्वीरें आपके सामने, और इस हॉस्टल के सामने देखिए लोगों का हुजूम जुटा, नाराजगी जाहिर की गई। सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के दायरे में। वाहन लगते और क्लास करने आए यहाँ पे, और बस थोड़ा देर के बाद मालूम चला कि मेरी बहन को एक्सपायर हो गई। कॉल आया मेरे पास, एम्स में गए, देख रहे हैं कि एक्सपायर की हुई है। और उसके बाद हम लोग अपना आगे का कारोबार किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ सब आया तो फिर देखा तो सोचा कि मतलब जब कोचिंग इधर है तो वो यहाँ कैसे गिरी। जिससे कि चीज़ कैमरा में मतलब चेक किया गया तो देख रहे हैं कि उसको फेंका गया है। कौन लोग फेंके? वो अब यहीं का पता नहीं, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन वो सब पकड़ा गया है। यहाँ पर सीधा सड़क कॉल किए हैं क्योंकि हम सब बोले कि क्या हुआ था, बोले कि गिरे है सीढ़ी पे और चोट हो गया है। इधर तक कोचिंग जाना है तो इधर से ना गिरेगी, तो यहाँ पर गिरे हुए हैं। कैमरा भी साफ आया हुआ है, ऊपर से छत से फेंका गया है, और तीनों भी फेंका है, तीनों भी आया हुआ है कैमरा भी। नाम बताइए। पुलिस पकड़ी भी है किसी को? हाँ पकड़ लिए, तीनों के पकड़ लिए। तीनों को पकड़? हाँ ऊपर धरा गया। वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है तो उसका छत से गिरते हुए बराबर में तो दिक्कत हो जाती है। घटना स्थल को सुरक्षित किया गया है, FSL टीम को बुलाया गया है, और पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसको एम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। FSL के द्वारा जांच कराया जाएगा। गार्जियन जो या अभिभावक जो हैं आवेदन देंगे, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। सीसीटीवी में क्या दिखाई दिया है सर? सीसीटीवी में 2 लड़के जो दिख रहे हैं वो धकेलते हुए, क्या कुछ इस तरह? सीसीटीवी में धकेलते हुए नहीं आया है, सीसीटीवी में गिरते हुए फोटो वीडियो आया है, और अन्य बिंदुओं पर भी हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग। हाँ, डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, और आगे अनुसंधान में जो आएगा उस विधि। और दानापुर संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, प्रथम दृष्टया शुरुआती जांच में पुलिस को क्या जानकारी मिल रही है? ये देखिए, जिस तरह से जो है घटना घटित हुई है उसमें साफ तौर पे एक सीसीटीवी आया है जिसमें जो लड़की है वो गिरती, छात्रा जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है, और पुलिस जो है इस गिरती हुई तस्वीर के साथ ही जो है जांच शुरू की है। फिलहाल अगर बात करें तो इस मामले में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है, और पुलिस इस मामले में 3 लोगों की टीम जो है, एम्स की 3 लोगों की टीम जो है उसको वीडियोग्राफी के साथ में जो है पोस्टमार्टम करेगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। इस मामले में पहली संदिग्धता जो है जाहिर परिजनों ने किया है कि उसे धकेला गया, उसकी धकेलने से मौत हुई है। और जो दूसरी तस्वीर जो है, जिस तरह से पुलिस सोर्सों ने बताया है, उनका जो है कहना है कि एक साइड जो है लोग जो छात्र थे वो जा रहे थे और युवती दूसरी सीढ़ी तरफ से जो है जा रही थी। इससे जो है ये उसके पीछे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके आगे का जो है सीसीटीवी नहीं है पुलिस के पास, जिसकी वजह से जो है कुछ भी हो सकता है। इसी संदिग्धता को लेते हुए पोस्टमार्टम में जब बॉडी भेजी गई है तो पुलिस की तत्परता की वजह से जो है ये पुलिस की तत्परता की वजह से बॉडी पोस्टमार्टम में भेजी गई है, और एक टीम गठित की गई है एम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें जो है वीडियोग्राफी के साथ में जो है उसका पोस्टमार्टम होगा, और उसमें
जो भी होंगे वो सारे साक्ष्य जो है जुटाए जाएंगे। फिलहाल जो है सीसीटीवी जो लगा हुआ था, सभी सीसीटीवी के जो बॉक्स हैं वह पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। और साथ ही बात करें कि इस मामले की, तो इस मामले में 3 संदिग्धों को जो है हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है, जिसमें 2 युवक नजर आ रहे हैं और एक जो है गार्ड को जो है इन्होंने डिटेन किया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल जो है अगर बात की जाए जो है छात्रा की मौत की, तो मौत अभी भी संदिग्ध है और मौत का कारण पता लगाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हर एंगल से जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पटना में नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत के बहुचर्चित इस मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच की शुरुआत कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश अपने हाथ में ले लिया है। एफआईआर में कई अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया है। पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम पटना पहुंची हुई थी और जांच से जुड़े हुए तमाम अहम फाइल, दस्तावेज, साक्ष्य लिए गए हैं, जुटाए गए हैं और उसके बाद टीम इन सभी दस्तावेजों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। गौरतलब है कि पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद भारी बवाल मचा। परिजन और अलग अलग संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच तक की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर अब एजेंसी ने स्पेशल केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। अगली बड़ी खबर पटना से। जेल में बंद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को राहत नहीं मिली। 31 साल पुराने मामले में बेल मिलने के बावजूद पप्पू यादव को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रखा गया है, क्योंकि उनके खिलाफ 2 और नए मामले मिले हैं। कोतवाली में 2 मामले हैं, जिसमें बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र का एक मामला, जिसे लेकर कल सुनवाई होने वाली है। गर्दनीबाग थाने में जो मामला दर्ज हुआ था, अभी फिलहाल उस मामले में पप्पू यादव को जमानत मिली हुई है। कस्टडी लिया गया फिर से, तो कस्टडी ले लेने के बाद उसमें फिर से बेल की प्रक्रिया में हमको जाना पड़ेगा। तो आज 2 केस में जज साहब इनको इसलिए बुलाया कि आपको इस केस में भी कस्टडी लिया जाए, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन के लिए उसमें सटा देना। तो ये आज प्रोडक्शन हो गया, इनको प्रोड्यूस 2 केस में कर दिया गया। एक कोतवाली का ही दोनों केस है, एक 287। ये जितने भी केस हैं सभी आंदोलन से संबंधित, जैसे धरना प्रदर्शन करने गए। और बड़ी खबर अररिया से, जहां पर प्रशासन की टीम के साथ नोकझोंक देखने को मिली है। जांच करने के लिए पहुंची हुई टीम पर हमला किया जाता है। फर्जी स्वास्थ्य संस्थान की जांच करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। जब प्रशासन की टीम को बंधक बनाने की खबर मिलती है, टीम में शामिल सीनियर डिप्टी कलेक्टर राम बाबू प्रसाद घायल बताए जा रहे हैं। फारबिसगंज रेफरल रोड की ये घटना है और टीम को ही निशाना बनाया गया। प्रशासन की टीम के साथ नोकझोंक की जाती है और इसी दौरान देखिए जांच करने गई टीम जो है उसे घेरा जाता है और बंधक बनाने का प्रयास किया जाता है। फर्जी स्वास्थ्य संस्थान की जांच करने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी। और अररिया संवाददाता सतीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, ये पूरा मामला पूरा फर्जीवाड़ा जो है, इसे जांच करने के लिए टीम पहुंची, तो क्या इसे लेकर वहां उस वक्त घटनाक्रम रहा? जी, दरअसल देखिए, डीएम विनोद दुहन ने साफ निर्देश दिया है कि जिले में जो है हेल्थ माफियाओं का राज नहीं चलेगा। ऐसे में टीम का गठन हुआ था और फारबिसगंज का रेफरल रोड है, वहां पर जो है एक नर्सिंग होम में जो है पूरी टीम जो है 5 सदस्यीय टीम जो है प्रवेश करती है। और इस बीच जो है जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, अपर समाहर्ता राम बाबू प्रसाद, वो पूछताछ करते हैं। उस बीच में जो है तीखी नोकझोंक होती है और हाथापाई के बाद पूरा बवाल हो जाता है। और जो आरोपी जो डॉक्टर जिससे जांच के लिए कागजात मांग रहे थे सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वो और दोनों के बीच में जो जमकर मारपीट हुई है, उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों के बीच जो है हाथापाई हो रही है। ऐसे में अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। मौके पर फारबिसगंज में सिविल सर्जन पहुंचे हैं और खुद जांच कर रहे हैं कि दरअसल मामला क्या है। बहुत ही हास्यास्पद बात यह हो जाती है कि जो टीम जो है खुद जांच करने के लिए गई थी,
जो फर्जी संस्थान पर। अब ये दूसरा मामला हो गया है और सिविल सर्जन खुद अब उस दूसरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो साफ तौर पर जिले में हेल्थ माफियाओं का जिस तरीके से राज है वो भी एक तरीके से सामने में आया है कि भाई आप जिस तरीके से जांच हो रही है। तो डीएम, हालांकि इस पूरे मामले में डीएम से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने किसी कारणवश फोन पिक नहीं किया, लेकिन जो सूचना आ रही है वहां पर करीब 1.5 से 2 घंटे तक जो है फारबिसगंज शहर के रेफरल रोड में ये पूरा हंगामा मचा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मोड़ के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद में सगे भांजी ने अपने ही 65 वर्षीय मामा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या की ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हत्यारे ने निर्मम तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इसे एनएमसीएच भेजा। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी भांजे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, लोगों की आवाजाही भी वहीं पर है, लेकिन लोग सिर्फ वहां तमाशबीन बने हुए, चश्मदीद बने हुए हैं। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया जा चुका है। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के बख्शी मैदान मोहल्ला निवासी मोहम्मद रईस के तौर पर की गई, जो कपड़ों में रफ्फू करने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रईस अपने घर से खाना खाकर काम के लिए निकले और इसी दौरान पहले से घात लगाए उनके सगे भांजा मोहम्मद अयाज ने पीछे से आकर उन पर अचानक से हमला कर दिया। मेरे साथ मेरे फादर अभी तुरंत निकले थे नाश्ता करके, अब वो भी पीछे से निकला था। वही मारिस है और कोई नहीं मार सकता। फुफेरा भाई है मेरा। दुश्मनी आखिर किस बात की थी? इतना दर्दनाक मौत दिया गया। कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग से आया, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। वो अपने पीता खाता था, नशेड़ी था और लगे गुस्से में निकला, उनको बोलता था कि मार देंगे मार देंगे। ये जो पूरा मामला है ये एक पारिवारिक विवाद का मामला है। मोहम्मद याज ने जो इस घटना का मुख्य कारण जो बताया वो उनकी पत्नी के साथ इनके परिवार वाले जो हैं उनको टॉर्चर करते थे और इसके प्रतिशोध में मोहम्मद याज ने अपने मामा को 4 बार से 5 बार धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी। और ऐसे में कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे। अपराधियों में पुलिस का डर क्या बिल्कुल अब नहीं रहा? दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है और ऐसी दिन दहाड़े हो रही हत्या पर आखिर पुलिस का एक्शन किस रूप में नजर आता है? अपराधियों पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की गई है। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मोहल्ला निवासी विजय कुमार सिंह के तौर पर की गई है। मृतक के परिजनों ने कहा है कि मृतक शराब ज्यादा पीता था और जहरीली शराब का सेवन करने की वजह से ही उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलने के साथ ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले की जांच इस वक्त जारी है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जहरीली शराब कहां से आई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। मौत अब जहरीली शराब से हुई या किसी और कारण की वजह से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के पीछे के असल वजह का खुलासा हो सके। विजय कुमार सिंह शराब पीते थे, उसके कारण इनका मौत हो गया। यानी शराब पीने से मौत हो गई? शराब पीने से, बहुत ज़्यादा पीते थे शराब, सुबह शाम रात पीते रहते। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है, शराब में बिहार में शराब मिलता नहीं है। जहरीला शराब ये लोग कहीं कहीं मिल जाता है तो पी लेता है। जो पीने वाला आदमी है कहीं न कहीं लेके पी लेता है लोग, उसी में इसका बने ऐसा हो गया शराब से। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल को लेकर आज विपक्ष ने सदन के बाहर हल्ला बोल किया। आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए बिहार में बढ़ते अपराध पर
सरकार को जिम्मेवार ठहराया। सुशासन बाबू की सरकार है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम लोगों को जो गृह मंत्री इस बार मिले हैं, इतने स्ट्रांग गृह मंत्री हैं कि हर तरह से सक्षम हैं। अगर कोई घटना घटित भी होती है तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है, संज्ञान लेने का काम करती है और जो लोग भी दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा, गृह मंत्री जी की यही मंशा है कि अपने राज्य में एक भी घटना घटित नहीं हो। बिहार का विपक्ष जो है उसको अपराध पर बोलने का मुंह है क्या? अपने कार्यकाल को नहीं देख रहे थे कि सरेआम शोरूम से गाड़ियां लूट लेते थे, आरजेडी का झंडा लगाकर लोग जाता था और मुख्यमंत्री हाउस में बातें होती थी। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और केवल सीन में बने रहने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रही है। और जहां तक अपराध का बात है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और बिहार की पुलिस अपराध पर नकेल कसे हुए है और जो भी अपराध होते हैं उस पर कार्रवाई होता है और आगे भी बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराध पर जो सरकार का स्टैंड है वो कायम रहेगा। वहीं विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज एक बार फिर से आरजेडी के सभी एमएलसी ने हंगामा किया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता परिषद पार्टी को यहां पर जो नेता पार्टी के हैं वो विधान परिषद पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए और बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया। इस दौरान राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी को तोड़े। बिहार में अपराध, हत्या बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं बोलती। सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। अपना महिलाओं की सुरक्षा न करके बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब मार भी दिया जा रहा है। ये तो घटना आज दिन हो रहा है, रोज दिन हो रहा है। अपराधियों को इनकाउंटर किया जा रहा है, एक विशेष जाति, विशेष धर्म के अपराधियों को सिर्फ इनकाउंटर किया जा रहा है। सब मालूम है, देश और दुनिया के सबके मालूम है। हो रहा बाकी सरकार कुछ सुनवाई नहीं है, सरकार बहरा हो गया है। सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर के पूरा बिहार के स्थिति खराब है, पूरा देश के भी खराब है। और अब बात देश दुनिया की, तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर के वीडियो को आज जारी कर दिया। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को धमकाया गया। कांग्रेस एमपी ने गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाया था, यह आरोप किरण रिजिजू ने लगाया। 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैम्बर में घुसे थे, जिस पर स्पीकर ने चैम्बर में घुसकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और किरण रिजिजू ने कहा कि यह वीडियो उसका प्रमाण है। पच्चीस कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री। सरकारी कार्यक्रम से पहले वंदे मातरम गाने को लेकर अब सियासी विवाद शुरू हो चुका है। वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम के दौरान वो खड़ा हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अल्लाह है जिनकी वो उपासना करते हैं और किसी की नहीं कर सकते। वंदे मातरम को लेकर कल नई गाइडलाइन जारी की, उसमें सभी 6 अंतरा शामिल कर दिए गए और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान होगा, कि जिस तरीके से उसके सम्मान में सबको खड़ा होना होता है, ऐसे ही राष्ट्रीय गीत के साथ भी करना होगा। क्या कहेंगे? मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है? तो जो 6 अंतरा है वो आप लोग गाएंगे? नहीं। उसमें क्या दिक्कत है? उसके अंदर उपासना है। मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूंगा, जो मेरा संविधान ने भी मुझे आज़ादी दी है, जो संविधान ने भी आज़ादी दी है। लेकिन राष्ट्र की उपासना करने में क्या गलती है? अल्लाह के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता मेरे यहाँ, अल्लाह के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वही करूंगा और मुझे संविधान ने दिया है। और अब खबर खेल जगत की।
T20 वर्ल्ड कप में आज शाम भारत का सामना नामीबिया से होगा और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाने वाला है। टीम इंडिया का मौजूदा विश्व कप में ये दूसरा मुकाबला होगा और टूर्नामेंट के पहले दिन भारतीय टीम ने अपना अभियान शुरू किया था और यूएसए को हराकर विजयी आगाज किया। अब नामीबिया के खिलाफ जीत के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजरें सुपर 8 के दावेदारों को और मजबूत करने पर होंगी।